नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा की विशेषताएं। भाषा का उद्भव और विकास, उसकी विकास यात्रा को समझने के पश्चात भाषा की विशेषताओं का विस्तार से विवेचन आवश्यक है। भाषा किन प्रवृत्तियों के आधार पर विकसित होती है, भाषा परिवर्तित कैसे होती है, भाषा का जो मूल अर्थ है वह किस प्रकार परिवर्तित होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस पर विचार और विमर्श करते हुए उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निर्धारित की हैं। मूलतः भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस भाषा के संबंध में कई गुत्थियां हैं, जिसे सुलझाने का प्रयास कई भाषा वैज्ञानिकों ने किया है और इस संबंध में कई वाद भी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन फिर भी भाषा जो है वह महत्वपूर्ण साधन है विचार विनिमय का, लेकिन उसकी जो मूल विशेषताएं हैं वह विशेषताएं क्या हैं, इसका जिक्र आवश्यक है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पुत्र को मिलती है, उसी प्रकार भाषा भी उसे धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु यह मत सर्वतः मिथ्या है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड या अमेरिका में रखा जाए तो वह अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करेगा। उसके पिता की भाषा जो है उसे वह बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वह उस परिवेश में पला है जिस परिवेश की भाषा जो है वह अंग्रेजी है। बच्चा अपने आसपास के परिवेश से भाषा ग्रहण करता है, शब्दों को ग्रहण करता है, संकेतों को ग्रहण करता है और उसी का इस्तेमाल करता है। इसी कारण भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, वह सामाजिक वस्तु है। बच्चा जिस समाज में जीवन यापन करता है, जिस समाज में वह पलता है, बढ़ता है, उसी भाषा को वह आत्मसात करता है। इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जो भाषा अर्जित करता है वही भाषा वह बोलता है। अब यह संभव है कि वह एक ही बच्चा कई भाषाओं का अर्जन कर सकता है, किंतु जिस समाज में वह पला बड़ा है, उसका लालन पालन जिस समाज में हुआ है, जिस भाषा के समाज में हुआ है, उसी भाषा का इस्तेमाल वह करता है। इसलिए भाषा अनुकरण के द्वारा प्राप्त वस्तु है, वह पैतृक संपत्ति नहीं है। और भाषा आदि से अंत तक सामाजिक वस्तु है। समाज में ही भाषा आकार ग्रहण करती है, समाज में ही विकसित होती है और समाज को ही समर्पित हो जाती है। भाषा का अर्जन जो है वह अनुकरण द्वारा होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे हम देखते हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाएं जो मराठी, हिंदी,
कुमायूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी है। उसी प्रकार कोंकणी है, वैदर्भी है। इसी प्रकार जो है आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत कई भाषाएं निष्कासित हुई प्रदेश के अनुसार। महाराष्ट्र की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, केरल की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, गुजरात की अलग है। लेकिन वो इन सभी भाषाओं का मूल स्रोत जो है वह संस्कृत है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के आधार पर ही इन भाषाओं की बनावट हुई है। अब जिस समाज में भाषा का विकास होता है उस समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जीवन शैली है, इन सभी विशेषताओं को लेकर भाषा अग्रसर होती है। उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। वह अपने सामाजिक परिवर्तन के अनुसार अपने ढांचे में परिवर्तन करती है और यह परिवर्तन जो है वह यथाशीघ्र नहीं होता है। समय के अनुसार भाषा परिवर्तित होती है। अगर आप स्वतंत्र पूर्व काल की मराठी, हिंदी भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होता है कि यह जो भाषाएं हैं पूर्णतः संस्कृत निष्ठ भाषाएं थी। बाद में आकर इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हुआ। आज मराठी भी अंग्रेजी के भाषा के शब्दों को ग्रहण करते हुए चल रही है। हिंदी भी उसी प्रकार प्रादेशिक भाषा के शब्दों के साथ विदेशी भाषा के शब्दों को लेकर अग्रसर हो रही है। और यह परिवर्तन जो है वह निरंतर होता है, अचानक यह परिवर्तन नहीं होता है। भाषा का सामाजिक स्तर होता है, भाषा परंपरागत होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। जैसे संस्कृत का समय निर्धारित है, लौकिक संस्कृत का समय निर्धारित है, पाली जिसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है उसका समय निर्धारित है, अपभ्रंश भाषा का समय निर्धारित है, आधुनिक भाषाओं का, आर्य भाषाओं का समय निर्धारित है। इसी प्रकार जो है हर भाषा की अपनी अपनी ऐतिहासिक सीमा होती है। जैसे कि कहा जाता है कि हिंदी का आरंभ जो है वह 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उसके कुछ छुटपुट शब्द ही वहाँ पर आ रहे थे। उसका पूर्ण रूप से विकास जो है वह 10वीं शताब्दी से आरंभ होता है। यह उसकी ऐतिहासिक सीमा है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे गुजरात एक भूभाग है, उसके अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषा है उसे गुजराती कहा जाता है। एक विशिष्ट भूभाग है गुजरात, जहाँ की भाषा है गुजराती। महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है, तमिलनाडु की तमिली है। उसी प्रकार जो है विशिष्ट भूभाग की भाषा जो है वह विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट विशेषताओं से को लेकर वह अग्रसर होती है। उसी प्रकार हर देश की भाषा अलग अलग होती है। उसका उच्चारण अलग होता है, ध्वनि संचय अलग होता है, अर्थ प्रकटन की शक्ति अलग होती है। और यह जो है वह एक भौगोलिक सीमा के भीतर ही होता है। इसी कारण जयशंकर प्रसाद ने इस भौगोलिक सीमा को आंकते हुए लिखा था, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। उन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के भूभाग का जिक्र इसमें किया है। प्रत्येक भाषा जो है वह कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। संस्कृत इसी कारण आज जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वह संस्कृत के ही रूप माना जा सकता है।
क्योंकि जो अत्यधिक क्लिष्ट और कठिन भाषा थी संस्कृत, वह आगे चलकर सरलता की ओर अग्रसर हो गई। लौकिक संस्कृत जो है वह वैदिक संस्कृत से अधिक सरल थी। लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृत आ गई जो उससे भी अधिक सरल थी। बाद में अपभ्रंश आ गई जो प्राकृत से भी अधिक सरल थी। और आधुनिक आर्य भाषाएं, अगर स्वतंत्र पूर्व काल और उत्तर काल का आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होता है कि भाषा किस प्रकार कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। जैसे कृष्ण शब्द जो है वह वर्तमान काल में किसन के रूप में प्रचलित हो रहा है। अग्नि शब्द आग के रूप में प्रचलित हो रहा है। यह ध्वन्यात्मक सरलता का कारण जो है वो भाषा की प्रकृति में होने वाला परिवर्तन है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। भाषा की इन विशेषताओं के साथ इस व्याख्यान में मैं यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।